नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं साक्षी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत ही मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हम लोग अपनी ईवीएस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें से आज ये 4th क्लास है। इसके पहले का जो भी साथी नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? कितने हैं? तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले कितने थे? तो पहले 7 थे। और कौन सा एक हट गया? तो वो संपत्ति का अधिकार था, जो कि हट गया, वो अब नहीं है। और ये मौलिक अधिकार 31 में था। किस में था? जो संपत्ति का अधिकार था, ये मौलिक अधिकार 31 में था और ये अब जो है 301 के अंदर स्थित है। और यदि क्वेश्चन बने कि कौन सा संविधान संशोधन है, तो ये 44वां संविधान संशोधन है। और ये 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में कुल कितने हैं? 6 हैं। तो 6 कौन कौन से हैं? तो एक हो जाएगा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस निर्देशक तत्व का संबंध निःशुल्क विधिक सहायता से है? किससे है? निःशुल्क विधिक सहायता से। तो निःशुल्क विधिक सहायता का संबंध जो है अनुच्छेद 39A से है। किससे है? अनुच्छेद 39A से। ये कौन सा संविधान संशोधन है? तो ये 42वां संविधान संशोधन है और इसे जो है 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में। और अनुच्छेद, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 39A। और अनुच्छेद 44 का संबंध किससे? तो ये समान नागरिक संहिता से है। और ये कहाँ पर लागू होता है? तो ये गोवा के अंदर लागू है। अनुच्छेद 50 जो क्या है? तो ये न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच जो अंतर है, ये अनुच्छेद 50 है। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है, ये अनुच्छेद 51। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? कितने हैं? द्विसदनीय विधानमंडल जो है ये 6 हैं। भारत में जो है वो 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल कौन कौन से हैं? तो वे उत्तर प्रदेश हैं, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कौन कौन से राज्य हैं? 6। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के केवल 6 राज्यों में ही द्विसदनीय विधानमंडल मौजूद हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो पौधों में कौन सी क्रिया होती है? तो पौधों में जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कौन सी होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इसके द्वारा जो है भोजन का निर्माण होता है। इसीलिए इन्हें जो है स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। और स्वपोषी किन्हें कहते हैं? तो स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। क्वेश्चन बने यदि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो क्लोरोफिल के अंदर होता है। कहाँ होता है? क्लोरोफिल के अंदर। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? तो वो मैग्नीशियम तत्व होता है। क्वेश्चन क्या है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन सा तत्व सहायक होता है? तो वो हो जाएगा मैग्नीशियम तत्व सहायक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है असत्य को पहचानिए। क्या? असत्य को पहचानिए। वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस हैं। सबसे बड़ा फूल यूकेलिप्टस है। सबसे छोटा फूल वुल्फिया है। जाइलम का कार्य जल और खनिज लवणों का संवहन है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? असत्य को पहचानिए। तो वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस हैं, ये तो बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ा फूल यूकेलिप्टस, नहीं, यूकेलिप्टस सबसे बड़ा फूल नहीं है। कौन सा है? तो रिफ्लेसिया जो है वो सबसे बड़ा फूल है। ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये मुख्य रूप से जो है इंडोनेशिया के वर्षा वनों में पाया जाता है। तो इसका असत्य पूछा है तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर
बी। ये सबसे बड़ा फूल यूकेलिप्टस नहीं है, कौन सा है? रिफ्लेसिया है। तो यही हमारा गलत होगा। तो यहाँ पे असत्य पूछा है तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सबसे छोटा फूल वुल्फिया है। और जाइलम का कार्य जल खनिज लवणों का संवहन है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन घुमा के पूछता है, इसमें कंफ्यूजन करता है कि जाइलम और फ्लोएम में जाइलम का काम, यहाँ पे जैसे ये हमारा पेड़ हो गया, ये पौधा कोई भी वृक्ष मान लीजिए ये, और यहाँ पे इसकी पत्तियां होती हैं। तो जैसे जाइलम और जैसे जड़, जाइलम का क्या कार्य है? तो ये जड़ों द्वारा जो है, ये जड़, जाइलम का जड़ों द्वारा पानी और खनिजों को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना। जड़ों द्वारा जो है पानी और खनिजों को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना, ये जाइलम का कार्य होता है। और फ्लोएम, फ से फ्लोएम, फ से फूड, क्या? फ से फ्लोएम, फ से फूड। ये जो फ्लोएम का क्या कार्य है? ये भोजन को पत्तियों द्वारा, कहाँ? पत्तियों द्वारा पौधों के अन्य भागों में ये पहुंचाती हैं। एक बार फिर से समझा देते हैं। ये जैसे हमारा वृक्ष हो गया, ये हमारी जड़ हो गई, ये हमारी पत्तियां हो गई। तो जाइलम जो होता है, जाइलम का कार्य जो होता है वो जड़ों द्वारा जल और खनिजों को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना, ये जाइलम का कार्य है। और फ्लोएम का क्या कार्य है? तो फ से फ्लोएम, फ से फूड, फ से फ्लोएम, फ्लोएम का क्या कार्य क्या है? तो वो भोजन को पत्तियों के द्वारा जो है वो भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना, ये फ्लोएम का कार्य है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, असत्य को पहचानिए। असत्य को पहचानिए। जीवाणु की खोज ल्यूएन हॉक ने की थी। विश्व का पहला टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था। रेबीज का टीका रोनाल्ड रॉस ने खोजा। राइजोबियम जीवाणु का उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है। क्वेश्चन क्या पूछा है? असत्य को पूछा है। तो जीवाणु की खोज ल्यूएन हॉक ने की थी, ये सही है। और ये कब की थी? तो ये 1676 में की थी। सबसे पहले इन्होंने ही जीवाणु की खोज की थी 1676 में। और विश्व का पहला टीका एडवर्ड जेनर ने कब खोजा था? 1796 में। इन्होंने ही सबसे पहले जो है विश्व का पहला टीका, कौन सा टीका था? वो चेचक का टीका इन्होंने ही खोजा था। तो ये भी जो है बिल्कुल सही है। तो रेबीज का टीका रोनाल्ड रॉस ने खोजा, ये रोनाल्ड रॉस ने नहीं खोजा, ये गलत है। रेबीज का टीका जो है वो किसने खोजा? वो लुई पास्चर ने खोजा था। और रेबीज, यदि क्वेश्चन बने कि रेबीज किससे होता है, तो रेबीज जो है वो कुत्तों के काटने से होता है। किससे होता है? कुत्तों के काटने से। रेबीज में किससे डर लगता है? तो रेबीज में जो है वो पानी से डर लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, ये गलत है। तो असत्य को पूछा है तो असत्य जो है हमारा यही हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि यहाँ पे क्वेश्चन बने एक कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का क्या नाम है, तो वहाँ पे हो जाएगा राइजोबियम। क्या हो जाएगा? राइजोबियम। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? क्या? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को जो है विषाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषाणु। इसे ही वायरस कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषाणु। वायरस जो है ये सजीव अवस्था और निर्जीव, मतलब सजीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग, दोनों जो है ये अवस्था में ये रहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, असत्य को पहचानिए। क्या है? असत्य को पहचानिए। पादपों में कोशिका भित्ति का निर्माण सेल्यूलोज से होता है। ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहा जाता है। प्रोटीन एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। विटामिन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है असत्य को पहचानिए। तो ये तो पादपों में कोशिका भित्ति का निर्माण सेल्यूलोज से होता है, ये सही है। ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहा जाता है, ये भी सही है। और प्रोटीन एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं, ये भी सही है। और यदि यहाँ पे क्वेश्चन बने कि एमिनो अम्ल में क्या मिलता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन मिलता है। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। और विटामिन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं, नहीं, ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विटामिन कभी भी ऊर्जा नहीं देते हैं। तो ये कौन देते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा, ये जो है ये ऊर्जा देते हैं। विटामिन प्लस खनिज लवण ये ऊर्जा नहीं देते हैं। विटामिन जो है ये उपापचयी क्रियाओं में काम देते आते हैं। किस में आते हैं? विटामिन जो है ये उपापचयी क्रियाओं में काम आते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केचुआ की खेती क्या कहलाती है? क्या कहलाती है?
तो ये हो जाएगा वर्मी कल्चर, विटिकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर। तो केचुआ की खेती जो है ये वर्मी कल्चर कहलाती है और केचुआ को ही किसान का मित्र कहा जाता है। विटिकल्चर क्या है? ये अंगूर की खेती को, विटिकल्चर किसे कहते हैं? अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहते हैं। और सेरिकल्चर किसे कहते हैं? तो ये रेशम कीट पालन को जो है वो सेरिकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर, एपीकल्चर जो है वो मधुमक्खी कीट पालन को एपीकल्चर कहते हैं। यदि यहीं पूछे पीसीकल्चर, पीसीकल्चर किसे कहते हैं? मछली पालन को जो है वो पीसीकल्चर कहते हैं। और हॉर्टिकल्चर, ये बागवानी को जो है हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या? हॉर्टिकल्चर, बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, गुरु गोविंद सिंह, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो हैं ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज, ये आर्य समाज के संस्थापक थे। इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की। और ये स्थापना कब की? तो ये 10 अप्रैल 1875 को। कब की थी? 10 अप्रैल 1875 को की थी। इनका प्रसिद्ध नारा क्या था? तो इनका प्रसिद्ध नारा है वेदों की ओर लौटो। क्या है? वेदों की ओर लौटो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक इन्होंने लिखी थी। यही बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किसकी? रामकृष्ण मिशन की। और कब की? तो 1 मई 1897। कब? 1897 को। और राजा राम मोहन राय, तो ये जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की इन्होंने। कब की? 1828 में। कब की? 1828 में। और गुरु गोविंद, तो गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें गुरु हैं। और इसमें जो है ये 10वें गुरु हैं। तो पहले गुरु कौन है? यदि क्वेश्चन पूछे कि पहले गुरु कौन है, तो वो हो जाएंगे गुरु नानक। कौन हो जाएंगे? गुरु नानक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, असत्य को पहचानिए। बिहू असम, ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु, चरकुला नृत्य महाराष्ट्र। तो इसको क्या पूछा है कि इसका कौन सा जोड़ा है जो कि गलत है? तो इसका जो है ये बिहू असम का है, बिहू नृत्य जो है असम का है, ये तो सही है। ओणम जो है ये केरल का है, ये भी सही है। पोंगल जो है ये तमिलनाडु का है, ये भी सही है। चरकुला नृत्य ये महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का नहीं है। चरकुला नृत्य कहाँ का है? तो वो उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश का। और के नौटंकी, यदि पूछे चरकुला नृत्य और नौटंकी, तो ये दोनों जो है ये उत्तर प्रदेश को जाएंगे। और यदि महाराष्ट्र का पूछे तो महाराष्ट्र का तमाशा और लावड़ी, क्या? तमाशा और लावड़ी, ये दोनों जो है महाराष्ट्र के हैं। यदि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछे कि कजली मेला कहाँ का है? क्या? कजली मेला, कजली मेला और कजरी नृत्य, ये दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। कजली मेला जो है महोबा उत्तर प्रदेश में स्थित है और कजरी नृत्य जो है ये मिर्ज़ापुर में है। कहाँ है? मिर्ज़ापुर का है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, स्कर्वी, वेरी रिकेट्स। तो विटामिन ए की कमी से जो है ये रतौंधी रोग होता है। क्या होता है? रतौंधी। और स्कर्वी क्या है? तो स्कर्वी जो है ये विटामिन सी की कमी से होता है। और खट्टे पदार्थों में यदि क्वेश्चन पूछे कि खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन होता है, तो वो हो जाएगा विटामिन सी हो जाएगा। और विटामिन B1 की कमी से वेरी नामक रोग होता है। कौन सा? वेरी। और रिकेट्स, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। और यदि यहाँ पे क्वेश्चन बने कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है, तो वो विटामिन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? क्या? ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, उपर्युक्त सभी। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है कैसी चट्टान है? तो ये आग्नेय चट्टान है। कैसी है? आग्नेय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इनका निर्माण किससे होता है? तो ये ज्वालामुखी की क्रिया से होता है। और अवसादी इन्हें कहते हैं परतदार चट्टान। क्या कहते हैं? परतदार चट्टान। इसमें क्या आते हैं? इसमें जो है चूना, पत्थर, डोलोमाइट, ये सब इसमें आते हैं। और आग्नेय और अवसादी का रूप परिवर्तित होना क्या कहलाता है? कायांतरित चट्टान कहलाता है। क्या? कायांतरित चट्टान। और इनके उदाहरण क्या हैं? तो संगमरमर, नीस्ट, ये सभी इनके उदाहरण हैं। यदि क्वेश्चन बने कि ग्रेनाइट से कौन सी कायांतरित चट्टान बनती है,
तो क्या होगा, तो ग्रेनाइट से जो है वो नीस बनता है। क्या बनता है, नीस। और चूना पत्थर से क्या बनता है, तो चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। और बेसाल्ट से क्या बनता है, तो वो सिस्ट बनता है। क्या बनता है, सिस्ट बनता है। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन घुमाएगा यहाँ से तो यही पूछेगा कि ग्रेनाइट से कौन सी कायांतरित चट्टान बनती है। तो क्या होगा, तो ग्रेनाइट से नीस होती है। क्या, यहाँ पे ग्रेनाइट से जो है वो नीस हो जाएगी। और चूना पत्थर से संगमरमर, क्या हो जाएगा, संगमरमर हो जाएगा। और बेसाल्ट से सिस्ट हो जाएगा। क्या, सिस्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वेद त्रिवेद में शामिल नहीं है। क्या है, त्रिवेद में शामिल नहीं है। यहाँ पे निगेटिव पूछा है, तो त्रिवेद में क्या शामिल नहीं है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो त्रिवेद में ये तीनों के तीनों जो हैं वे शामिल हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों के तीनों ये शामिल हैं। अथर्ववेद शामिल नहीं है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ये त्रिवेद में शामिल नहीं है। और भारत का सबसे पुराना साहित्यिक स्रोत क्या है, तो वो ऋग्वेद है। इसमें जो है 10 मंडल है। कितने मंडल हैं, 10 मंडल। यह मूल रूप से वैदिक संस्कृत में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, वैदिक संस्कृत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है। आरबीसी, लीवर, आंत, फेफड़े। तो दूषित भोजन खाने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। क्वेश्चन है कि दूषित भोजन खाने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो हो जाएगा आंत। और किस किस रोग में आंत प्रभावित होंगे, तो डायरिया हो गया, टाइफाइड या मियादी बुखार, इन सभी रोगों से जो है आंत प्रभावित होते हैं। और जिस रोग से आंत प्रभावित होंगी वो रोग किससे होगा, तो वो दूषित भोजन, कौन सा, दूषित भोजन और दूषित पानी का जो सेवन करने से जो रोग होते हैं उनसे हमारा आंत ये प्रभावित होता है। तो इसका टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंत। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो आरबीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा रेड ब्लड सेल्स। हिंदी में क्या है, लाल रक्त कोशिकाएं। इसकी कमी से जो है वो एनीमिया नामक रोग होता है। कौन सा, एनीमिया। और इनका कार्य क्या है, आरबीसी का यदि पूछे काम क्या है, तो हीमोग्लोबिन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। और आरबीसी का जीवन काल कितने दिन तक होता है, तो वो लगभग 120 दिन तक होता है। कितना होता है, लगभग 120 दिन। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको कैसी लगी क्लास, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।